स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट इन डेप्थ। आज आपके सामने आया हूँ एक नया रूप, एक नई कहानी लेके। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मैं भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना नहीं चाहता हूँ। मैं भारत को एक खुशहाल देश के रूप में देखना चाहता हूँ। एक इनके शब्द है, ये जे.आर.डी. टाटा इनके शब्द है, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में भारत को अपनाने के लिए फ्रांसीसी नागरिकता का त्याग कर दिया। क्या आप जानते हैं कि जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। जीवन के आरंभिक दिनों में वह एविएशन दुनिया की अग्रणी शख्सियत लुइस ब्लेरियट से बहुत प्रभावित थे। अगर नहीं तो आइए इसी और भी रोचक बातें जानें आपके अपने चैनल इन डेप्थ कम्युनिकेशंस पर। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस के फ्रांस में हुआ था। वह एक प्रमुख फारसी परिवार से संबंधित थे। उनके पिता का नाम रतनजी टाटा था, जो एक भारतीय पारसी थे, तथा उनके चाचा जमशेदजी टाटा थे। जमशेदजी टाटा की जीवनी को अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में हमने वो कवर की है। इस वीडियो के बाद वो जाकर ज़रूर देखें। कहानी पर वापस आते हैं। उनकी माता का नाम सुजैन था तथा शादी के बाद उनका नाम बदलकर सोनी रख दिया गया था। जे.आर.डी. ने अपने बचपन का समय फ्रांस में बिताया, जिसके कारण उनकी प्राथमिक भाषा फ्रेंच थी। वह पेरिस के एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते थे, जहाँ से उन्होंने अपनी शैक्षिक यात्रा शुरुआत की। 1923 में जब वे ब्रिटेन जाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वहाँ एक ग्रामर स्कूल में अध्ययन करना शुरू किया। इसके बाद उनका मार्ग कैम्ब्रिज जाकर इंजीनियरिंग करने का था, लेकिन एक नए फ्रांसीसी कानून के प्रभाव से उन्हें सेना में शामिल होना पड़ा। इस कानून के अनुसार हर फ्रांसीसी नागरिक को 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेना में भर्ती होना पड़ता था। जब वे सेना में भर्ती हुए और उन्होंने अपनी सेना का कार्यकाल पूर्ण किया, तो वो अपनी सेना की सेवा को और बढ़ाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन उनके पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने एक प्रसिद्ध घुड़सवारी स्कूल में शामिल होकर अपने कौशलों को और भी बेहतर बनाने का मौका प्राप्त करना चाहा, लेकिन उनके पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनके सेना छोड़ने के कुछ दिनों बाद वे जिस रेजिमेंट में काम करते थे, उस रेजिमेंट को एक मिशन पर मोरक्को भेजा गया, जिसमें सभी सोल्जर्स मारे गए। सेना से निकलने के बाद अपने पिताजी के बुलाने पर वह भारत आ गए और भारत में अप्रेंटिस के पद पर कार्य करने लगे, जिसके लिए उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी, मतलब बतौर इंटर्न काम करने लगे। 22 साल की उम्र में उनके पिता के निधन के तुरंत बाद वे टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हो गए थे। अपने पिता के निधन के बाद जे.आर.डी. ने संपूर्ण उद्योगों का प्रबंधन संभाला। उन्होंने इस कार्यक्षेत्र में कदम रखते ही देखा कि उस समय टाटा समुदाय में केवल 14 कंपनियां थीं। तत्कालिक परिस्थितियों में जे.आर.डी. टाटा ने महान परिश्रम और उत्साह के साथ सभी उद्योगों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। जे.आर.डी. टाटा के कार्यकाल की शुरुआत में समूह में केवल 14 कंपनियां शामिल थीं, और जब उन्होंने चेयरमैन के पद का कार्यभार संभाला तो इस संख्या में वृद्धि होकर 95 कंपनी तक पहुंच गई थी। इसके पूर्व बड़ी उद्यमिता के विस्तार पर सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों के बावजूद जे.आर.डी. टाटा ने 52 सालों तक कार्य किया। उनके कार्यकाल के अंत में समूह का व्यापार 17 करोड़ से लेकर बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ तक पहुँच गया था। 1945 में स्थापित किया गया टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक अहम हिस्सा है, जिसमें जे.आर.डी. टाटा ने नेतृत्व किया। इसकी शुरुआत टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी के रूप में हुई थी, जिसे बाद में टेल्को के नाम से जाने जाने लगा। हालांकि इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य ऑटोमोबाइल उत्पादन था, लेकिन इसने अपने प्रारंभिक दशकों में किसी भी वाहन का उत्पादन नहीं किया। 1954 में टाटा मोटर्स ने जर्मन कंपनी डायमलर बेंज के साथ मिलकर ट्रक निर्माण का कारोबार शुरू किया। कमर्शियल वाहनों के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद कंपनी ने 1991 में यात्री वाहन के क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसके पूर्व टाटा मोटर्स ने दशकों तक वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण किया और उस सेगमेंट में अपनी पहचान बनाई। अपने कार्यकाल में जे.आर.डी. टाटा ने कुछ प्रमुख कंपनियां स्थापित की, जैसे कि टाटा मोटर्स, एयर इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा साल्ट, टाटा केमिकल्स, टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम्स, लैक्मे कॉस्मेटिक्स, टाइटन इंडस्ट्रीज। उसमें से एयर इंडिया की स्टोरी सबसे रोचक और सबसे प्रेरणादायी है। चलिए हम पहले भारत की पहली विमानन कंपनी की दिलचस्पी की ओर बढ़ते हैं। टाटाओं का जुबानी प्रेम उड़ान भरने के प्रति स्पष्ट रूप से जाहिर है। यह संबंध न केवल जे.आर.डी. टाटा के साथ था, जिन्होंने भारत को पहली एयरलाइन कंपनी का नेतृत्व करके उड़ान दी, बल्कि उनके बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा भी उड़ान भरने का शौक रखते हैं। विमान और उड़ान से जुड़ाव टाटाओं का जे.आर.डी. टाटा के समय से ही हुआ था। जे.आर.डी. टाटा ने अपने बचपन से ही उड़ान भरने का सपनों को अपनाया था। जब वे 15 साल के थे तो उन्होंने फ्रांस के एक विमान में यात्रा करने का सुख अनुभव किया था। इस अनुभव ने जे.आर.डी. टाटा के मन में उड़ान के प्रति एक पूर्ण समर्पण को उत्पन्न किया, जो अंत में एयर इंडिया की शुरुआत का कारण बना।
सन 1929 में JRD टाटा को व्यापारिक पायलट बनने का लाइसेंस प्राप्त हुआ और उनके परिणाम स्वरूप वे पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने ऐसा लाइसेंस प्राप्त किया। सन 1930 में टाटा मुख्यालय में एक एयरमेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव उत्पन्न हुआ, जिसका उद्देश्य बॉम्बे, अहमदाबाद और कराची को कनेक्ट करना था। टाटा समूह के तत्कालिक चेयरमैन दोराबजी टाटा को JRD के सहयोगी मित्र जॉन पीटरसन ने इस सेवा को शुरू करने के लिए मना किया। दोराबजी ने इस नए व्यापार का जिम्मा JRD को सौंपा। JRD टाटा ने एयरफोर्स के पायलट नेविल विंसेंट के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने तब 2 लाख रुपए लगाई थी। इस कंपनी की शुरुआत यात्रा उड़ानों के लिए नहीं बल्कि डाक देने के लिए हुई थी। इसकी पहली डाक सेवा की उड़ान कराची से मद्रास के लिए थी और इसमें JRD खुद पायलट बने थे। चिट्ठियों को लंदन से इंपीरियल एयरवेज के माध्यम से कराची भेजा गया था। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन की एक राजसी एयरलाइन थी। इसके बाद सन 1933 में टाटा एयरलाइंस ने यात्रीगण को समर्पित करके पहली उड़ान भरी। उन्होंने 155 यात्रीगण और लगभग 11 टन चिट्ठियाँ पहुँचाई। एयर इंडिया ने इसके बाद लगातार चिट्ठियाँ पहुँचाने का कार्य किया। एयर इंडिया पूरी तरह भारतीय एयरलाइन होने के कारण उस समय अंग्रेजी सरकार ने इस एयरलाइन को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की। टाटा एयरलाइंस के लिए मुंबई के जू में एक ऑफिस स्थापित किया गया था, लेकिन यह ऑफिस मिट्टी के मकान में स्थित था। प्लेन को उड़ाने के लिए एक पास के मैदान में रनवे का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत से सामान्य उड़ानें शुरू की गई और तब से इसे एयर इंडिया का नाम दिया गया। इसे सार्वजनिक क्षेत्र में एक कंपनी बनाया गया। सन 1947 में आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर ली। इसके पश्चात 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली। इस प्रकार एयर इंडिया पूरी तरह से सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया के कई किस्से मशहूर हैं, उसमें से एक एक्टर दिलीप कुमार इनके साथ है। उस वक्त की बात है जब मैं अपने करियर की ऊंचाइयों पर था। एक बार प्लेन यात्रा कर रहा था। मेरे पास एक व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने सामान्य शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। वह दिखने में सामान्य परिवार के व्यक्ति लेकिन शिक्षित मालूम होते थे। प्लेन के सारे पैसेंजर लगातार मुझे देख रहे थे, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं था। वे आराम से समाचार पत्र पढ़ रहे थे और खिड़की से झाँक कर देख रहे थे। जब चाय आई तो उन्होंने धीरे से उठाकर ले ली। बातचीत शुरू करने के लिए मैं उनके सामने मुस्कुराया। वे भी मुस्कुराए और उन्होंने मुझे हेलो कहा। हमने बातचीत शुरू की और कुछ देर में मैंने सिनेमा के विषय पर बातचीत शुरू की। मैंने कहा, क्या आप फिल्में देखते हैं? उन्होंने कहा, कभी कभी। मैंने आखिरी फिल्म 1 वर्ष पूर्व देखी थी। मैंने कहा, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। उन्होंने कहा, ओह अच्छा, आप फिल्मों में काम क्या करते हैं? मैंने कहा, एक्टर हूँ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। जब प्लेन लैंड हुआ तो मैंने हाथ मिलाया और कहा, आपके साथ यात्रा करके अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम दिलीप कुमार है। और उन्होंने कहा, धन्यवाद, मेरा नाम JRD टाटा है। JRD टाटा के ऐसे ही बहुत सारे हिस्से प्रसिद्ध हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम उस हिस्सों को पार्ट 2 में देखेंगे और हमारा ये नया रूप आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।